हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 6th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। और ये आज से मैं 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रही हूँ। 6th क्लास के बाद में मैं 7th क्लास की ज्योग्राफी कराऊंगी और उसके बाद में 8th क्लास की ज्योग्राफी कराऊंगी। ठीक है। और मैंने ये सारी बुक्स 6th 7th 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है पहले भी करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। ठीक है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एक एमसीक्यू की है, एक थ्योरी की है। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में कराया। हर चैप्टर की पहले थ्योरी कराई है, उसके बाद मैंने एमसीक्यू कराए। आपको थ्योरी है एमसीक्यू जो भी देखने हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम था सौर मंडल में पृथ्वी। हम देखेंगे सौर मंडल में जो पृथ्वी है वो कैसी है, किस तरह से सारे ग्रह हैं। ठीक है। सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह आते हैं, है ना, कौन कौन से तारे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा शाम के समय, आपको शाम के समय बहुत सारी चीजें आकाश में दिखती हैं। जैसे आपको तारे दिखते हैं, आपको चांद दिखता है ना। और दिन के समय आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। दिन के समय क्या दिखता है, दिन के समय केवल और केवल सूर्य दिखता है ना। सूर्य आपको लगता है कि गोल गोल सूर्य है और वो हमें क्या दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्रकाश और ऊष्मा दे रहा है ना। यानी कि वो हमें गर्माहट देता है। जब धूप निकलती है तो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, दिन कैसे हो जाते हैं, गर्म सा हो जाता है ना। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है। बिना पंखा के कूलर के आप नहीं रह सकते, लेकिन सर्दियों में आप धूप में अगर बैठोगे तो आपको राहत मिलती है, अच्छा लगता है। ठीक है। तो दिन के समय सूर्य दिखाई देता है और रात के समय तारे और चंद्रमा दिखाई देता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दिन में सारे तारे कहाँ चले जाते हैं, चांद कहाँ चला जाता है और रात में सूर्य कहाँ चला जाता है। ऐसा आया होगा ना माइंड में कि भाई दिन में दिख रहा है तो रात में कहाँ जा रहा है। तो कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है ना। सूर्य कहीं जाता है, ना चंद्रमा कहीं जाता है, ना पृथ्वी कहीं जाती है। ठीक है। ये सब अपने अपने अक्ष पर घूम रहे हैं। ठीक है। और खुद भी घूम रहे हैं और सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं सारे ग्रह। ठीक है। अभी हम आगे इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे जब हम सौरमंडल के बारे में देखेंगे। अभी हम कुछ कीवर्ड देख लेते हैं, क्या आपके चैप्टर में किस तरह से दे रखे हैं उनको। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि रात के समय चांद और तारे दिखाई देते हैं और दिन के समय हमें सूर्य दिखाई देता है। दिन के समय चांद और तारे हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना ज्यादा होता है दिन में, तो जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो, आपने अपने आंगन में एक बल्ब लगा रखा होगा। ठीक है। सबके आंगन में एक बल्ब होगा, है ना। अगर आपका घर खुला है, मतलब सूर्य का प्रकाश आपके घर में आ रहा है, तो दिन के समय आपके घर में लाइट नहीं जलती होगी, रात के समय जलती है। अगर आप दिन में लाइट जलाएंगे तो क्या आपको प्रकाश दिखाई देगा उसका, लाइट का? नहीं ना। अब मान लीजिए, सपोज करो आपने छत पर एक बल्ब लगा रखा है। दिन में आप दिन के 12 बजे उस बल्ब को ऑन कर लो या 11 बजे ही ऑन कर लो। ठीक है। आपको शाम के 5 बजे तक उसका प्रकाश पता ही नहीं चलेगा कि बल्ब जला हुआ है या नहीं जला हुआ है। ठीक है। वही बल्ब आपको शाम के 7 बजे के बाद बिल्कुल दिखाई देगा और दिखाई देगा कि वो इतना सारा प्रकाश फैला रहा है। ठीक है। तो आपको दिन के समय नहीं दिखाई दे रहा था, रात में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन के समय जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, सूर्य का आ रहा है। तो उसकी जब तेज लाइट पड़ रही है तो बाकी जिनकी कम लाइट है वो नहीं दिखाई देती है ना। और जिन रात के समय जब सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जो लाइट है वो दिखाई दे रही है ना, जो कम लाइट है। तो यही कारण है। अब आप सोचेंगे कि ये रात के समय दिखाई देती हैं जो चीजें, वो दिन में नहीं दिखाई दे रही है, ये जा कहाँ रही है? तो जा कहीं नहीं रही है, ये सब स्थिर है और है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ। मेरे पास है मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि मेरे पास ग्लोब है। ठीक है। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। और ये क्या है, ये सूर्य है। ठीक है। मान लो मेरा हाथ क्या है, सूर्य है, और ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। अब देखिए, ये ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है। ऐसे घूमती है ना पृथ्वी। आप देख पा रहे होगे, देखो मैं आप पास से दिखाती हूँ आपको। आप देख पा रहे होगे ये जो ग्लोब है ये घूम रही है, घूम रही है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है ना। जिस अब ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ये केवल इधर वाले फेस पर दिखाई देगा। ठीक है। तो इधर जो भी फेस पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी ऐसी ही है जैसे ये ग्लोब है ना, ऐसी पृथ्वी है। जो भी फेस, ठीक है, जो भी साइड पृथ्वी की सूर्य की साइड होगी उधर क्या होगा, दिन होगा। और जो साइड पृथ्वी की पीछे होगी वहां क्या होगा, रात होगा। इसलिए देखो, जैसे अभी मैं शाम के 6 बजे लगभग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है।
तो शाम के 6 बजे हमारे यहाँ क्या हो रही है, शाम हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में शाम हो रही है, अफ्रीका में भी शाम हो रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूरोप के सारे देशों में शाम हो रही है, नहीं, सब सारे देशों में टाइम अलग अलग चलता है। कैसे, अब जैसे अब हमारे यहाँ क्या हो रही है, शाम हो रही है, यानी कि जो पृथ्वी है वो इस तरह से है, मतलब जो हमारा भारत है वो किधर चला गया, घूम के साइड में। ठीक है, अब ऐसे ये घूम रहा है, तो अमेरिका में क्या हो रहा है, दिन, और हमारे भारत इधर आ गया है ना, तो भारत में धीरे धीरे रात हो रही है। ठीक है, अब हमारा भारत, देखो भारत कहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया, तो भारत में पूरी तरह से क्या होगी, रात होगी, रात के 12-1 बज रहे हैं, है ना। और ये सूर्य है ना, सूर्य का प्रकाश अब कहां पड़ रहा है, सीधा अमेरिका में। अमेरिका में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। ठीक है, यूरोप में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। फिर धीरे 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 अमेरिका चला गया, अब अमेरिका में रात होने लगी, अब दिन कहां आने लगा, अब दिन आने लगा यूरोप में। ठीक है, फिर यूरोप के बाद यूरोप में फिर शाम होने लगेगी, और हमारे भारत में क्या होने लगेगा, सुबह होने लगेगी। तो इस तरह से जो भी फेस पृथ्वी का सूर्य के सामने आता रहेगा उसमें दिन होता रहेगा, और जो इधर इधर और इधर साइड में जाता रहेगा उसमें सुबह शाम या रात होती रहेगी। ठीक है, तो इधर होगा तो दिन होगा, इधर होगा तो शाम होगा, इधर होगा तो रात होगा, और जो भी फेस इधर होगा उसमें क्या होता रहेगा, दिन होता रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये दिन रात की जो प्रक्रिया है ये कैसे हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आया ना। तो ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में एक साथ दिन होता है, पूरी दुनिया में एक साथ रात होती है, नहीं, कभी कहीं रात होती है, कभी कहीं रात होती है। कहीं कहीं का मतलब है कि जो फेस पृथ्वी का सूर्य के सामने होगा उस फेस पर दिन होगा, जो फेस सूर्य के इधर होगा उसमें इधर जो होगा उसमें दिन होगा, इधर वाले में शाम होगा, इधर वाले में रात, और इधर वाले में सुबह होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये पूरा चक्कर। अब देखिए, अब दिन में, अब हमारे यहाँ जैसे अब हमारा भारत है, ठीक है, देखो कहाँ है हमारा भारत, ये रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। तो ये क्या है, हमारा भारत है। अब क्या है, दिन है, ये गया शाम, रात। ठीक है, अब जैसे ही शाम हुई तो इधर क्या है, अब चंद्रमा भी, देखो हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घूम रही है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, वो खुद भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, एक साल लगता है पूरा। ठीक है, तो वो ऐसे भी चक्कर लगा लिया। अब पृथ्वी का भी एक चक्कर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, जिसको आप चंदा मामा बोलते हैं, जिसको आप चांद भी बोलते हैं, जिसको आप मून भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे चल रही है, इसके साइड साइड में एक और ग्रह चल रहा है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, अब जब पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है तो जो साइड, जिस साइड में रात हो रही है, ठीक है, जो साइड पीछे की तरफ हो रही है, सूर्य के पीछे की तरफ हो रही है, उसमें रात हो रही है। ठीक है, और जब मून पर लाइट पड़ रही है ना, जब मून पर लाइट पड़ रही है तो वो चमक रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि जो चांद है वो चमक रहा है, क्योंकि सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी के इस हिस्से में नहीं दिखाई दे रही है, केवल चांद पर दिखाई दे रही है। आ गई ना आपको बात समझ में कि चांद कैसे दिखता है, चांद दिखता है सूर्य के प्रकाश से, और पृथ्वी के उस हिस्से से चांद दिखेगा जिस हिस्से में रात हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, घूम रही है सूर्य के चारों ओर। तो आपको समझ में आ गया कि दिन रात कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है खगोलीय पिंड के बारे में। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, आसमान में रात के समय हमें जो जो चीजें दिख रही है, जब हम रात को 8-9 बजे के लगभग अगर आप छत पर चढ़ेंगे तो आपको चांद दिखेगा, आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, है ना। तो वो क्या है, वो सारे हैं खगोलीय पिंड। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड में क्या आ गया, सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड। ठीक है, नेक्स्ट है तारा। तारा क्या होता है, तारा होता है कुछ बड़े आकार वाले खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारा। देखो ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ना पृथ्वी के पास कोई प्रकाश है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, ना चंद्रमा कर रहा है, ठीक है, ना बृहस्पति कर रहा है, ना मंगल कर रहा है, ना बुध कर रहा है। लेकिन ये अगर आप दूरबीन से इनको देखोगे तो ये अलग अलग टाइप के, इनमें एक चमक दिखाई देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कांच का टुकड़ा है, अगर आप अंधेरे में देखेंगे तो वो आपको नहीं दिखाई देगा, अगर आप उसको थोड़ा सा उजाले में देखेंगे तो वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ठीक है, और दिन के समय अगर आप उसको देखेंगे
या उस पर लाइट किसी तरह की मारी जाएगी तो वो कैसे दिखाई देगा, वो चमकता हुआ दिखाई देगा, है ना। जैसे जो नग होते हैं, नग वाली जो ज्वेलरी पहनते हैं महिलाएं, वो रात के समय चमकती हैं लाइट में, दिन में नहीं चमकती हैं, क्योंकि दिन में ऑलरेडी प्रकाश होता है, ठीक है। रात में जो लाइट, उनको लाइट लगती है उन नगों पर, ठीक है, वो प्लास्टिक के या कांच के नग होते हैं, उन पर जब लाइट लगती है तो वो चमकने लगते हैं, ठीक है। आपको आ गया ना समझ में कि जो ग्रह होते हैं या उपग्रह होते हैं उनके पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। प्रकाश ऊष्मा किसके पास होती है, तारों के पास। जैसे सूर्य भी हमारा एक तारा है। अब आप सोचेंगे कि सूर्य तो जो तारा है वो तो बहुत ज्यादा प्रकाश हमें दे रहा है, ठीक है, और वो बहुत बड़ा दिखता है, जबकि बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, या कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है, हमारी आकाशगंगा में, हमारे सौरमंडल जैसे बहुत सारी हमारी आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल जैसे बहुत सारे सौरमंडल हैं, ठीक है। केवल ऐसा नहीं है कि यही वाला सौरमंडल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में विस्तार से। तो जो हमारे सौरमंडल में सबसे नजदीक तारा है सूर्य, वो हमें दिखाई देता है। यानी कि ये जो तारे जो बहुत छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो तारे हमारी पृथ्वी से या हमारे ग्रह से या हमारे सौरमंडल से वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, या हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। कुछ ग्रह तो हम देख ही नहीं पाते हैं, अभी बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तारों, सॉरी ग्रह बोल दिया मैंने, तारे, कुछ तारों को हम देख ही नहीं पाते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। कुछ तारों को हम देख पाते हैं, वो पृथ्वी के थोड़े नजदीक है, और जो सबसे बड़ा तारा हमें दिखाई देता है सूर्य, वो पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है। अब सोचो कि सूर्य इतनी ज्यादा दूर है पृथ्वी से, तब हमें वो इतना बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और जो और तारे हैं जो हमें बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, बहुत इतने इतने से दिखाई दे रहे हैं, वो हमारी पृथ्वी से कितना ज्यादा दूर होंगे, ठीक है। तो ये आप अनुमान लगाइए। तो आपको समझ में आया सूर्य क्या है, एक तारा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। तारा किसको बोलते हैं, जिनके पास अपनी प्रकाश, अपना ऊष्मा होता है, और ये किसके बने होते हैं, ये पूरी की तरह गैस के बने होते हैं, ठीक है। जो गैस है वो जलती रहती है और चमकती रहती है, प्रकाश फैलाती रहती है, जबकि इनके ये जो खगोलीय पिंड है ना, इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आ रही है, हमारा चांद भी आ रहा है, और बाकी सारे ग्रह भी आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं, जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर या सप्तऋषि। देखो जब हम आकाश में देखते हैं रात के समय, ठीक है, जब आप आकाश में देखोगे रात के समय ऐसे ऊपर गर्दन करके, तो आपको बहुत सारी आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी दिल्ली में तो बहुत कम दिखाई देता है आसमान, मुंबई में भी बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है। जब पॉल्यूशन कम हो, जब आप देखना आकाश में, तो बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। कुछ आकृतियां बिग बियर यानी कि बड़ा बियर जैसी दिखाई देती है, ठीक है, बियर माने भालू, है ना, भालू जैसी दिखाई देती हैं कुछ आकृतियां। कुछ आकृतियां सप्तऋषि जैसी दिखाई देती हैं। सप्तऋषि की आकृति इस तरह की है ना। ये क्या है, 7 तारे हैं, ये 7 तारे हैं, और इन 7 तारों से एक तारा दिखाई देता है, ठीक है, बिल्कुल सीध में एक तारा दिखाई देता है, जिसका नाम है ध्रुव तारा। साइड में आप इमेज भी देख पा रहे होगे, मैंने लगा रखी है साइड में इमेज, ठीक है। और देखो मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ, देखो आप देख पा रहे होगे ना, ये लड़की देख रही है ना, ये सप्तऋषि है। तो ऐसी बहुत सारी आकृतियां बनती हैं। एक आकृति है, एक आकृति है वो हल्के जैसे बनती है, ठीक है, इस तरह से बनती है, हल्के जैसे इस तरह की बनती है, ठीक है। तो बहुत सारी आकृतियां आसमान में दिखाई देती हैं, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, और उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। सप्तऋषि वाला तो ज्यादातर सबने देखा होगा बचपन में, नहीं देखा है तो किसी दिन देखना। इस तरह की आकृति दिखाई देती है, 2 तारे बिल्कुल बराबर में होते हैं, और इनकी बिल्कुल सीध में एक तारा होता है, उसको बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा हमें बताता है दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं का मतलब ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर में होता है, यानी कि जहां ध्रुव तारा चमक रहा है वो दिशा कौन सी है, वो उत्तर है। पहले कंपास वगैरह नहीं थे, ठीक है, मैप वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो यात्री जो थे वो दिशा का कैसे पता लगाते थे, इन्हीं तारों की मदद से लगाते थे। उनको पता था कि सप्तऋषि से जो सीध में तारा दिखे वो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा है मतलब हम कहाँ चल रहे हैं, हम उत्तर में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा, कोई भी एक दिशा पता चल जाएगी तो आपको चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा ना।
देखो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। कोई एक दिशा पता चल जाएगी तो आपको बाकी की 3 दिशाएं भी पता चल जाएंगी। ठीक है, आपकी बुक में एक और चीज दे रखी है, दे रखा है पूर्णिमा और अमावस। ठीक है, पूर्णिमा अमावस क्या होता है? पूर्णिमा वाले दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है। जब ये हिंदी के जो कैलेंडर है ना उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्णिमा को कैसे चांद दिखाई देता है, आपको पूरा चांद दिखाई देता है, अमावस को चांद दिखाई ही नहीं देता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? और आपने आकाश में देखा होगा कई बार कि कभी कभी तो जो चांद है वो पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ज्यादातर चांद आपको कैसा दिखाई देता है? इस तरह का। ठीक है, ज्यादातर जो आकृतियां बनाई जाती हैं वो इस तरह की बनाई जाती हैं चांद की, है ना। फिर कभी आपको इतना मोटा सा दिखाई देता होगा, कभी आपको बस ये लाइन सी ही दिखाई देती होगी। तो ऐसा क्या होता है, जो जो चंद्रमा का आकार है वो घटता रहता है या बढ़ता रहता है? ठीक है, मतलब हमेशा एक जैसा नहीं दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? देखो उसका कारण मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट में अभी बताती हूँ। देखो ये तो आपको सप्तऋषि वाला समझ में आ गया ना, इसको हम इरेज कर देते हैं पूरा, पता नहीं है कि कहाँ चला गया मेरा। चलो देखते हैं। देखो ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, और 1 मिनट ग्रीन और ले लेती हूँ। देखो ग्रीन वाली है आपकी पृथ्वी। ठीक है, ग्रीन वाली कौन सी है? आपकी पृथ्वी। और ये आपका ब्लू वाला जो है ये है आपका चांद। ठीक है, ये क्या है? चांद। अब ये पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है और ये जो चंद्रमा है ये ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है मतलब इसके चारों ओर भी घूम रहा है ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको? अब जो चांद है, चांद जब इधर होगा, ठीक है, तो पूरी की पूरी लाइट किस पर पड़ रही है? चांद पर पड़ रही है। तो हमें कैसा चांद दिखाई देगा? पूरा दिखाई देगा, फुल मून। ठीक है, अब जैसे जैसे चांद इधर आएगा, ठीक है, तो उसका जो प्रकाश है वो होना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा कम। ठीक है, जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चांद पर उसकी जो किरणें हैं वो कैसी पड़ेंगी? तिरछी। तो इधर क्या हो जाएगी? इधर लाइट हो जाएगी और इधर ये कैसा? इधर तो लाइट दिखेगी, मतलब आधा चांद दिखेगा और आधा हमें नहीं दिखेगा। फिर आ जाता है इधर की साइड चांद। ठीक है, तो इधर की साइड हमें, अब यहां पर हमें आधा दिख रहा था, अब हमें आधे से भी वो कम दिखने लगेगा। ठीक है, आधे से भी वो हमें कम दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहां पर जब चांद आएगा तो देखो पृथ्वी की तरफ तो उसकी पीठ हो गई। ठीक है, मैंने बताया था ना सूर्य कहाँ है? इधर है। ठीक है, सूर्य इधर से आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरे सामने तो पूरा प्रकाश रहेगा, चमक रहेगी, ठीक है, उजाला रहेगा, लेकिन मेरी बैक कैसी दिखेगी आपको? ब्लैक दिखेगी। ठीक है, उजाला नहीं रहेगा। वही बिल्कुल चांद के साथ है। अब देखो, अब ये जो सूर्य का प्रकाश है वो इधर पूरा पड़ रहा है, ठीक है, पूरे चांद पे पड़ रहा है, तो पृथ्वी से जो चांद है वो कैसा दिखाई देगा रात में? बिल्कुल अंधेरा। ठीक है, बिल्कुल काला, या मतलब दिखाई नहीं देगा। अब जब जैसे ही ये चांद इधर आएगा घूमता हुआ, ठीक है, अब वापस से क्या होगा? थोड़ा सा दिखाई देने लगेगा, थोड़ा सा मतलब इतना सा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फिर जब इधर आएगा तो फिर वो आधा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फिर जब वो इधर आएगा, ठीक है, अब कि इसका ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, और जब वो इधर आएगा तो वो बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इतना दिखाई देने लगेगा, इतना, ये पूरा दिखाई देने लगेगा। और जब यहां जाएगा तो दोबारा से पूरा दिखाई देने लगेगा। यानी कि इधर वाले फेस को क्या बोलेंगे हम? पूर्णिमा। और इधर वाले फेस को बोलेंगे अमावस। अमावस की रात, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो भूत वूत होते हैं वो अमावस की रात में आपको दिखाई देते हैं। अमावस की रात मतलब बिल्कुल अंधेरे वाली रात। ठीक है, कोई उजाला नहीं मिलेगा। तो जितनी भी मनगढ़ंत कहानियां हैं भूत से रिलेटेड, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो मूवियों में आपको दिखाई जाता है भूत जो होते हैं वो अमावस की रात को आते हैं, अमावस की रात को प्रकट होगी, ये होगा वो होगा। तो जितनी भी ड्रामाबाजी होती है वो अमावस की रात को दिखाई जाती है, क्योंकि अमावस की जो रात होती है वो पूरी तरह से काली होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या है पूरा माजरा? आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया पूर्णिमा कब होगी? जब पृथ्वी पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में होगी तो पूर्णिमा होगी। जब सूरज पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, जब चांद पृथ्वी और
पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, तो आपका अमावस की रात होगी, यानी कि बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा। और ये जो सिस्टम है आगे जाके हम देखेंगे, जो ग्रहण वगैरह पड़ते हैं ना, आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और आपका चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उसके ग्रहण पड़ने की क्या वजह होती है, वो सारी हम इस तरह की इमेजों से आपके ही इसी बुक में आगे के चैप्टरों में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई, आई होप। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा से आपको इन सारी चीजों को क्लियर करके दूंगी। ठीक है, अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे जो छोटी छोटी चीजें हमारी इस टॉपिक से रिलेटेड रह गई हैं, वो हम सारी स्क्रीन पर देखते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए, ये जो आपका चैप्टर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, ये भी हमने बोर्ड पर देखा था कि किस तरह से 3 चीजें, किस तरह से पूर्णिमा होती है, किस तरह से अमावस होती है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। हमने खगोलीय पिंड भी देख लिए जिनके पास अपना प्रकाश, ऊष्मा, सॉरी, जो जो रात में दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्रमा या बहुत सारी तारे, वो सब क्या है, वो है खगोलीय पिंड। तारा किसे बोलते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, यानी कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। हमने देखा रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के ही समान है, लेकिन हमें बहुत अधिक दूर होने के कारण, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी चीजें छोटी दिखाई देती हैं। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, आप देखते होगे आसमान में तो आपको लगता है कि मुट्ठी भर होगा ये, जैसे आपके घर में टॉयज होते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे हवाई जहाज है वो इतना ही छोटा है ना, वो इतना छोटा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। जब हम आसमान में देख रहे हैं तो बहुत सारी आकृतियां इस तरह से बनती हैं। जब आपको कोई बताने वाला होगा ना इन आकृतियों के बारे में, तब ही आप समझ पाएंगे कि कौन सी आकृति अभी फिलहाल में दिख रही है ना। जैसे ये आकृति दिख रही है तो ये इसमें क्या है, ये जो है सप्तदिशी वाला, तो इसमें ये 7 तारे इस तरह से हैं। ठीक है, और ये 2 तारे इस तरह से हैं, तो ये जो 2 तारे हैं इनकी जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधे जा रही है, और जो जहां पर एक तारा है बिल्कुल इनकी सिधाई में, और वो बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है, इन 7 से भी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है आसमान में। वो क्या है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारे का मतलब है पूर्व, सॉरी, उत्तर दिशा। ठीक है, ये हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देता है, उत्तर में, है ना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। मैं देख लेती हूँ कुछ नहीं रह गया हो, जो रह गया है मैं उसको बता देती हूँ। प्राचीन समय में लोग रात्रि यानी रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या इसको ध्रुव तारा भी हम कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आप आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये ध्रुव तारे का कैसे पता लगाया जाता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कुछ पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यानी कि वो कैसे चमकते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे हमें जो चांद है वो कैसा दिखाई देता है, वो जो चांद है हमें चमकीला दिखाई देता है रात के समय, ऐसा लगता है कोई बड़ा सा गोल गोल बल्ब जल रहा है। वो किसकी वजह से, क्योंकि सूर्य की लाइट उस पर पड़ती है। वो मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझा ही दिया है। ऐसे पिंडों को क्या बोलते हैं, हम ग्रह बोलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, वो प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है। प्लेनेटाइन का अर्थ होता है ब्रह्मक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रह्मक। तो आपको पता चल गया ना कि ग्रह जो शब्द है वो कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। ग्रह की उत्पत्ति हुई है, प्लेनेट शब्द जो इंग्लिश का है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण, यानी कि घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है वो हमें काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि वो भी तारा है, और जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो भी तारे हैं। तो क्या अंतर है इस छोटे तारे, इन छोटे तारों में और सूर्य में, वो ये अंतर है कि सूर्य पृथ्वी से कम दूरी पर है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के पास में है, इसलिए जो सूर्य है वो बड़ा दिखाई देता है पृथ्वी से, और उसका प्रकाश और ऊष्मा से पृथ्वी को लाभ हो रहा है।
और बाकी के जो तारे हैं वो काफी दूर है पृथ्वी से, इसलिए पृथ्वी को उन तारों का लाभ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो तारे जो है वो छोटे दिखाई देते हैं। लाभ से मतलब है कि प्रकाश ऊष्मा उनका नहीं मिल रहा है पृथ्वी पर। नेक्स्ट है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो चंद्रमा है वो रात के समय इसलिए चमकता है कि जो सूर्य है उसकी किरणें पहले चंद्रमा पर जा रही है। ठीक है, और जब चंद्रमा पर जा रही है तो हमें दिख रहा है कि भाई चंद्रमा बिल्कुल चांदी जैसा दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल बल्ब जैसा दिख रहा है, उसमें चमक आ रही है। अगर हम चंद्रमा पे जाके पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें ऐसी ही दिखाई देगी जैसा हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कुछ रोचक कहानियां हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन कहानियों के बारे में। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है, ये जो ग्रह हैं ये पीछे वाले ग्रह हैं। ठीक है, आगे वाले ग्रह कौन से हैं? बुध, बुध और शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये चार ग्रह कैसे हैं? आगे आगे की तरफ है। और ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी कि अरुण वरुण, ये कैसे हैं? ये पीछे वाले ग्रह हैं। और इनके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। ठीक है, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। ठीक है, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहें बृहस्पति ग्रह को देख लें, चंद्रमा ग्रह, ओ सॉरी, बुध को देख लें, शुक्र को देख लें, तो आप नहीं देख पाएंगे। आप इनको कब देख सकते हैं? जब आपके पास दूरबीन होगी। देखो ये एक चित्र है जो सौर मंडल का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये सूर्य है, ये बुध है, बुध के बाद में क्या है? शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, सॉरी मैंने मंगल पहले बता दिया, मंगल पृथ्वी के बाद में है। ठीक है, फिर बाद में क्या है? मंगल है। फिर एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और फिर क्या है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है। ठीक है, ये इस क्रम में है। तो अभी आपको बताया कि इन, देखो ये नेपचून भी है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं यूरेनस को अरुण और नेपचून को बोलते हैं वरुण। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यूरेनस और नेपचून दे रखा है। अब देखिए ये जो शनि है इसके चारों तरफ छल्ले हैं, बृहस्पति के चारों तरफ छल्ले हैं और यूरेनस के चारों तरफ छल्ले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इन तीनों ग्रहों को जिनके चारों तरफ छल्ले हैं। ठीक है, देखिए कुछ और कहानियों को हम देखते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा, सौर जो बोला गया है वो सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या बोला गया है? सौर मंडल। सूर्य का परिवार कौन सा है? ये जो सारे ग्रहों के बारे में मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, किस किस के बारे में दिखाया? मैंने अभी आपको दिखाया सारे ग्रहों के बारे में। तो ये सारे ग्रह क्या है? ये सारे ग्रह मिलकर बनाते हैं सौर मंडल। ठीक है, कौन कौन से? 8 ग्रह और सूर्य। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक है, ये एक्टिविटी टाइप है। एक नेक्स्ट दे रखा है इसमें, ऐसे बहुत से शब्द जिनका प्रयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए लिए वो दूसरी भाषाओं से लिए गए हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी या ग्राफिया। ठीक है, पृथ्वी होता है और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। ठीक है, अब देखो ज्योग्राफी जो है वो कौन कौन से शब्द से बना है? ज्यो यानी कि लॉजी, जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी होता है, देखो जियो और लॉजी को जोड़ देंगे, जियोलॉजी किससे संबंधित होता है? पृथ्वी का अध्ययन करने से, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम कुछ भी जानना है तो आएगा वो जियोलॉजी से के संबंध में। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का माप। ठीक है, पृथ्वी का जो माप किया जाता है वो ज्योमेट्री में आएगा। और जो आइडिड, जो आइड जो आइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का अनुकरण। ठीक है, एक और कहानी के बारे में दे रखा है, ये बिल्कुल, ये जितनी भी कहानी है बिल्कुल सही है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से ही मोहित होता है या हुआ है। यानी कि आपको जब भी आप आसमान में देखेंगे, जैसे ये जो महीने चल रहे हैं, मार्च का, अप्रैल का, तो इन महीनों में शाम को बहुत अच्छा लगता है छत पर जाना। ठीक है, तो आप जाइए और इन सबको देखिए। ठीक है, जो खगोलीय पिंड है जो आसमान में दिखाई देते हैं रात के समय। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य। इन पिंडों एवं गतियों के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है,
यानी कि खगोलीय पिंड और उनकी गति से रिलेटेड जो भी अध्ययन करते हैं, मतलब किसी ने तो पता लगाया होगा ना कि ये पृथ्वी घूम रही है, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये जो चांद है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जो लोग इस तरह के शोध करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खगोल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, ये कौन है? आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले ये बात किसने कही थी? भारत के एक आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है, जो दिन और रात हो रहे हैं वो सूर्य के प्रकाश की वजह से हो रहे हैं। और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद यानी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, बहुत सारे लोग लगे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में। ठीक है, सौर मंडल की ये इमेज है, ये चित्र है, इसके बारे में अब हम विस्तार से वर्णन करेंगे और विस्तार से वर्णन करेंगे हम बोर्ड पर। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के इस पार्ट को हम यही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में आपको सौर मंडल देखने को मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। अगर आप क्विज अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौन मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सारी आईडीज मेरी आप देख पा रहे होंगे, तो आप सर्च करके इनको फॉलो या ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज सब लोग लाइक करके जाना। और जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की, या आपके छोटे बहन भाई, तो आप प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर देना या फिर इस वीडियो को आप शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।